बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 10 और आज का लेक्चर है 29। हम अपने लेक्चर का आगाज़ मामूल के मुताबिक दुआ से करते हैं और दुआ है रिज़्क की। ऐ हमारे रब, हमें रिज़्क अता कर। उस रिज़्क में क्या कुछ होना चाहिए, इस दुआ में हम मांगते हैं। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सबको अता कर, रिज़्क़न, रिज़्क, हलालन, ऐ अल्लाह वो रिज़्क ऐसा हो जो हलाल हो। रिज़्क़न हलालन तय्यबन, और वो तय्यब हो, पाक हो। उसकी दूसरी खूबी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारिकन, और वो मुबारक हो। ऐ अल्लाह उस रिज़्क में 3 खूबियाँ हों। एक, वो रिज़्क हलाल हो, दूसरा वो तय्यब यानी पाक हो, और तीसरा वो मुबारक हो। हम अपने रब से रिज़्क मांग रहे हैं और रिज़्क में ये खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए। रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन, और है मेरे रब वो जो रिज़्क आप हमें अता करें वो बहुत वसी हो, इतना वसी हो कि वो मेरे साथ साथ मेरे इर्द गिर्द रहने वाले गरीब लोगों के भी काम आए। मैं उनको भी अता करने वाला बनूं, ना कि मैं किसी और से मांगने वाला बनूं, क्योंकि मैं तो तुझसे मांग रहा हूं और जो तुझसे मांगता है वो किसी और से नहीं मांगता। तो वो वासिअन, वसी हो, बहुत वसी हो, बहुत ज़्यादा हो। और उस रिज़्क में एक खूबी और भी होनी चाहिए। उस खूबी को हम क्या कहते हैं? रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक, और है मेरे रब मेरा रिज़्क मुझे तो डायरेक्ट ख़ुद दे। मैं किसी के वसीले से, किसी के ज़रिए से नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब किसी के वसीले से, किसी के ज़रिए से मुझे रिज़्क मिलेगा तो वो शख्स सोच रहा होगा, वो पर्सन, वो आदमी ये समझ रहा होगा कि ये तो मेरा रिज़्क था, मैं इसको क्यों दूं, और फिर बड़ी मुश्किल से उसका दिल मानेगा और वो देगा। उसके माथे पे कुछ बल भी आएंगे, लेकिन ऐ मेरे रब, जब तू कहता है कि मुझसे मांगो, सब मिल के मांगो, मैं सबकी सुनूंगा, सबको दूंगा, तो ऐ हमारे रब, हम ये रिज़्क डायरेक्ट तुझसे चाहते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमें रिज़्क अता फरमा, उस रिज़्क की ये सारी खूबियाँ हों। दुआ दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। मैं उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब जैसे मैंने दुआ पढ़ी, आप इस दुआ को सुन भी रहे थे, आप इस दुआ को पढ़ भी रहे थे, और साथ साथ एक और चीज़ हमें समझ भी आ रही थी कि हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम मांगते रहेंगे
अल्लाह ताला हमें अता करता रहेगा। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। सब्जेक्ट आपको मालूम है, सब बच्चों को स्टैटिस्टिक्स है और सेकंड ईयर की क्लास है। और सेकंड ईयर की क्लास में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 10.2 10 चैप्टर की हम आखिरी एक्सरसाइज यानी दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हमने अभी करनी है। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट हमारे लास्ट लेक्चर में चल रहा था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को शुरू करेंगे और विद इन 2 और 3 लेक्चर्स उसे भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा फर्स्ट 50% में चैप्टर नंबर 10 और 11 है और साथ साथ चैप्टर 14 और चैप्टर 17 है। इस चैप्टर के बाद इंशाअल्लाह हम चैप्टर 17 को करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हमारे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। क्या वैल्यू है जी म्यू की? हम कहते हैं Q1। म्यू की वैल्यू थी 59.2। यहाँ पे हम लिखेंगे 59.2। ज़ीरो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, 0.6745। और सिग्मा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3.3। 3.3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.6745 से और वो आप करेंगे कैलकुलेटर के साथ। क्या जवाब आया? 2.22585। Q1 इज इक्वल टू 59.2 माइनस 2.22। क्या यही आया है? 2.22585 और इसके साथ Q1 इज इक्वल टू, इन दोनों को आप माइनस करेंगे। 59.2 को माइनस करें 2.22585 से तो वो क्या जवाब आया आपके पास? Q1 इज इक्वल टू 56.98। 56.98। Q3 में वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 59.20 प्लस 0.6745 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ? 3.3 के साथ। Q3 इज इक्वल टू 59.20 प्लस यहाँ पे वही जवाब आएगा 2.22585 और इन्हें आप प्लस कर दें तो आपके पास Q3 का जवाब आ जाएगा 59, 60 और 61.42585। उम्मीद करता हूँ कि यही जवाब होगा। यहाँ पे 3 है शायद। 61.43185 43185 जब आपने कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई करके प्लस किया। अब हमने क्या मालूम करना है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फार्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1। Q3 आपके पास आ चुका है, Q1 भी आ चुका है। इन दोनों को आपने क्या करना है जनाब? माइनस करना है तो आपके पास सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं सेमी नहीं, सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करने के लिए Q3 माइनस Q1 करेंगे। अगर वो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछता तो डिवाइडिंग बाय 2 भी कर देते। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 61.431 माइनस 56.98। जब आपने इसे माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 4.4517।
ये हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से ए पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आया करता है, बी पार्ट भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जब हमने किया था तो क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में सिर्फ 2 पार्ट पूछे हुए थे। मैंने 2 पार्ट उसमें एक्स्ट्रा करवाए थे, वो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट तो हम कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दोबारा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 को ज़रा जल्दी से पढ़ें। द वैल्यू ऑफ सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। द वैल्यू, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और उसका ए पार्ट। द value of second moment about mean in a normal distribution is 4। वो कहता है find the third and fourth moment about mean मालूम करें। moment about mean in the distribution। अगर हम देखें गौर से तो ये हमारा सिंपल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और इसके साथ साथ वो पूछ लेता है एमसीक्यूज में। हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है? सॉल्यूशन गिवन μ2 इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। मालूम क्या करना है? एक तो μ3 मालूम करना है, एक μ4 मालूम करना है। ये दोनों चीज़ें कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर पेज नंबर 2 पर लास्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल के नाम से, उसमें उसने लिखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। एज वी नो दैट all odd order moment about mean is 0। all odd order moments 0 हैं, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब μ1 μ3 μ5 μ7 up to so on mu 2n plus 1 is equal to 0। n अगर 0 होता है तो 2n 0 plus 1 1 हो जाएगा। अगर 1 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा। 2n plus 1 लिखने का तरीका जो है वो ऑड ऑर्डर से। तो इसका मतलब μ3 की वैल्यू क्या है? μ3 इज इक्वल टू 0। अब जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं आती वो तो μ3 फाइंड नहीं कर सकेगा, और μ3 की वैल्यू क्या है? वो 0 है। प्रॉपर्टी आएगी तो आप लिख सकेंगे। नंबर 2, हमें ये बात मालूम है एज वी नो डैट, क्या चीज़? μ2 किसके बराबर है? सिग्मा स्केयर के। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर। अगर वो μ2 सिग्मा स्केयर है तो हमारे पास μ2 की वैल्यू तो 4 है। μ2 इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब हुआ? सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिखते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो सिग्मा स्केयर अंडर रूट
इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करें कि μ4, एक तो हमें μ3 थर्ड मूवमेंट मालूम करना था, दूसरे नंबर पे हमने μ4 मालूम करना है। तो μ4 के लिए हमें क्या चीज़ मालूम है, हम कहते हैं एज वी नो डेट μ4 इज इक्वल टू सिग्मा की पावर 4। तो यहाँ पे μ4 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4, और μ2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 सिग्मा 4 होता है, तो यहाँ पे तो पहले लिखेंगे 3 और फिर 2 की पावर 4, लिहाजा μ4 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर 4 इट्स 16, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 3, देन μ4 इज इक्वल टू 48। उसने कहा कि ऑड ऑर्डर, उसने कहा μ3 मालूम करें, μ3 तो ऑड ऑर्डर है, जब ऑड ऑर्डर है तो वो तो 0 हो गया। एज वी नो डैट ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, सो μ3 इज 0। और μ4 पूछा हुआ था, μ4 इज इक्वल टू 3 सिग्मा की पावर 4, हमें सिग्मा मालूम होना चाहिए। अब उसने क्या दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, μ2 किसके बराबर होता है, μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, तो μ2 4 है, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट सिग्मा इज इक्वल टू 2, वैल्यूज पुट की, μ4 की कीमत आ गई। बहुत आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद 17 का बी पार्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका डी पार्ट, वहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीन पार्ट पूछे हुए हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, और पेज नंबर 3 पर पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट कहलाती है। 17 के बी पार्ट में उसने सिंपल सी बात पूछी है, फाइंड द प्रोपोर्शन, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इंक्लूडिंग बिटवीन द लिमिट्स म्यू प्लस माइनस सिग्मा। पहला पार्ट उसने पूछा, ये है हमारे पास बी पार्ट, पहला पार्ट उसने पूछा म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि वो पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। इसमें उसने क्या कहा, म्यू किसके बराबर है, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, म्यू इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा गिवन है। नीचे लिखा हुआ है वेयर म्यू एंड सिग्मा डिनोट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, लिहाजा हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बनाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड, ये जो वेरिएबल एक्स है इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म्यू माइनस सिग्मा, इसमें से म्यू को माइनस करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड कर देंगे। यही काम एक्स के साथ होगा, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन, यही काम इस तरफ होगा, म्यू प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा माइनस म्यू इज इक्वल टू। अब आप गौर करें कि पहली बात तो ये है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड बन चुका है, ये म्यू म्यू से कैंसिल और ये म्यू म्यू से कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिखें, माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा लेस देन जेड लेस देन प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा। अगर यहाँ पे भी आप गौर से देखें तो ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन जेड लेस देन +1। अब जब प्रोबेबिलिटी में z आ जाता है तो हम उसे थ्योरम से पूछते हैं कि थ्योरम हमें क्या कहता है। अब हमारे पास जो कंडीशन है a लेस देन z लेस देन b, तो थ्योरम कहता है कि फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ -1।
टेबल नंबर 9 में जाके देखें 1, पेज नंबर 293 पर मौजूद है टेबल नंबर 9 टेक्स्ट बुक में। तो 1 को जब देखते हैं तो 0.8413 और प्लस ये वैल्यू -1 देखें, ये प्लस नहीं यहाँ माइनस है। -1 को देखेंगे तो क्या जवाब आता है 0.1587, 0.1587। इन दोनों को माइनस करें तो 0.6827 आता है, 6827। मेरा ख्याल है ये सवाल समझ आ चुका होगा। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट अगर ये समझ आ गया है तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 सिग्मा, और यहाँ पे भी हम 2 सिग्मा लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे +2 सिग्मा, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2। अब यहाँ 1 की जगह पे 2 और यहाँ पे -1 की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये वैल्यूज़ आप टेबल से दोबारा देख लेंगे। अब 2 को देखेंगे टेबल नंबर 9 पेज नंबर 293 पर। जब आपने 2 को देखा तो आपके पास आ गया 0.97725, और -2 को देखेंगे टेबल नंबर 9 में पेज नंबर 293 पर 0.02275। जब इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो 0.9545 आ जाएगा। और 3 इसका तीसरा पार्ट है, उसमें 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 सिग्मा आ जाएगा, यहाँ दोनों 3 आ जाएंगे, यहाँ दोनों 3 आ जाएंगे, इसी तरह चलते जाएंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा। फाई ऑफ 3 को देखेंगे, फिर फाई ऑफ -3 को देखेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.9973 आंसर आ जाएगा, और ये तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, और यही लास्ट पार्ट जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका सी पार्ट। वो डिफरेंट कुछ इस तरह है कि हमने सारे चैप्टर में वेरिएबल x यूज़ किया, यहाँ पे वो वेरिएबल y यूज़ कर रहा है, बस इतना सा इसमें डिफरेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ये सवाल भी बहुत अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट। सी पार्ट कहता है इफ x is a random variable with distributed normally 12.5 into 9, and the random variable y is equal to g of x is equal to 2x plus 5. Find probability minus infinity less than equal to y less than equal to 21 and probability 45 less than y less than plus infinity. ये क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत आसान सवाल है। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें गिवन हैं, अगर आप गौर करें, solution x is a normally distributed with mean 12.5 and variance 9। इसका मतलब है म्यू ऑफ x
या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या फिर x बार इज इक्वल टू 12.5, और दूसरी बात वेरिएंस ऑफ x या फिर सिग्मा स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x या फिर सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू 9 का √3 आ जाएगा। ठीक होगी बात? वेरिएंस ही रहने देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सा काम था कि म्यू जो है ना वो 12.5 है और वेरिएंस 9 है और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, लेकिन ये जो मीन और वेरिएंस है ये वेरिएबल x के साथ है, और जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो वेरिएबल y के साथ है। हमारे पास y का मीन और y का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, तो फिर y के मीन और y के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पहले 4 सवाल जिस अंदाज में सॉल्व किए टॉपिक से उसी से रिलेटेड है। हम देखते हैं जनाब क्या मीन, हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो y बार किसके बराबर होगा? देन प्रॉपर्टी ऑफ मीन, यहाँ पे y बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5। अच्छा जी, x बार कितना है? x बार इज इक्वल टू 12.5 है, वो पुट कर देते हैं। y बार इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं पुट x बार इज इक्वल टू 12.5, 2 इंटू 12.5 प्लस 5, तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू ये हमारे पास 25 प्लस 5, और y बार हमारे पास क्या आ गया? y बार इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, देन अगर हम दोनों तरफ वेरिएंस अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे भी वेरिएंस 2x प्लस 5 आ जाएगा। इधर तो हम वेरिएंस ऑफ y लिखेंगे, इधर क्या होगा? 2 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x, ये प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और वेरिएंस ऑफ x 9, और ये 36 वेरिएंस ऑफ y। अब y को हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 30 एंड 36 वेरिएंस। जब ये आ जाएगा तो इस मीन को और इस वेरिएंस को लेकर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 2 पार्ट हैं, अगर हम गौर करें तो y वेरिएबल के साथ मीन ऑफ y या सिंपल मीन लिख लेते हैं 30, और सिग्मा स्क्वायर ऑफ y या सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं वो 36, और सिग्मा इज इक्वल टू 6। ये सिग्मा है और ये मीन है y एक वेरिएबल का जो आपके सामने नज़र आ रहा है। अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहती है हमें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में y एक्सिस, अब इसको हम y एक्सिस बना लेते हैं क्योंकि x एक्सिस x वेरिएबल के साथ था। ये हमारे पास z एक्सिस, मीन 30 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सवाल पहला ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 21 तक का एरिया मालूम करें। 21 तक का एरिया, माइनस इन्फिनिटी यहाँ से शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से 21, ये 30 है तो 21 इससे पहले पहले होगा, तो ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड होगा? प्रोबेबिलिटी सवाल है जी, माइनस इन्फिनिटी लेस देन y लेस देन 21 इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? एक काम तो ये करेंगे कि ये जो y वेरिएबल है इसको स्टैंडर्डाइज्ड बना लें z। वो कैसे बनेगा? प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस
म्यू 30/6 लेस देन y माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 21 माइनस म्यू की वैल्यू 30 और डिवाइडिंग बाय 6 पे। जनाब अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से कोई चीज़ माइनस की जाए तो माइनस इन्फिनिटी ही रहती है, और उसको 6 पे डिवाइड करें तो भी माइनस इन्फिनिटी रह जाएगी। लेस देन ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z बन चुका, और यहाँ पे 21 माइनस 30/6 क्या जवाब आया? कैलकुलेटर ने बताया -1.5 आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में z आ गया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, तो थ्योरम हमें क्या कहता है? यहाँ पे थ्योरम हमें ये कहता है a से b के दरमियान, सॉरी z लिखेंगे यहाँ पे, और अगर हो तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। यहाँ पे हम लिखेंगे फाई ऑफ -1.5 माइनस फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब आप टेबल नंबर 9 जो पेज नंबर 293 पर है वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो आपके पास -1.5 को चेक करें तो 0.006681 माइनस इन्फिनिटी को चेक करने से 0 आ जाएगा, 0.06681। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें उसने क्या पूछा हुआ है? उसमें भी उसने वेरिएबल y को यूज़ किया है, तो हम y के मीन को ही और y के स्टैंडर्ड डेविएशन को ही यूज़ करेंगे। अब हम इसे रेज कर देते हैं और इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है 45 और प्लस इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी 45 लेस देन y और लेस देन प्लस इन्फिनिटी। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं 30 और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास z एक्सिस, इसका मीन 0 होता है। 45 कहाँ पर होगा? ये 30 है तो 30 से आगे कहीं होगा, यहाँ पे 45, और 45 से प्लस इन्फिनिटी तक का एरिया हमने मालूम करना है, ये क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जो y वेरिएबल है इसको स्टैंडर्डाइज बनाते हैं, म्यू माइनस करेंगे और सिग्मा पे डिवाइड करेंगे। क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 45 माइनस 30/6 लेस देन y माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन प्लस इन्फिनिटी माइनस 30/6। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 45 माइनस 30, 45 में से 30 को माइनस किया और डिवाइड किस पे करना है? 6 पे। आंसर आ जाएगा 2.5 लेस देन, ये z बन गया, और माइनस इन्फिनिटी में से माइनस किया 30 और डिवाइड 6 पे, तो सॉरी प्लस इन्फिनिटी से, तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल होने की वजह से प्रोबेबिलिटी में हम थ्योरम के पास गए और थ्योरम ने कहा a to b z लेस देन हो तो आप फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा? फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी माइनस फाई ऑफ 2.5। टेबल नंबर 9 पेज नंबर 293 पर जाकर आप देखेंगे प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या है। प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू है 1 और माइनस। अब 2.5 को देखते हैं तो 0.99379 आ जाएगा 2.5 को देखने से। 1 में से इसे माइनस कर दें तो आंसर आता है 0.00621, और ये आपका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का A, B और C तीनों पार्ट। आज हमने चैप्टर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है।
इसके बाद हमने 10.1 करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 को शुरू करेंगे और तकरीबन विद इन 2 लेक्चर्स में हम उसे कंप्लीट भी कर लेंगे। 10.1 में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई कि टेबल से वैल्यू कैसे देखनी है, बस वो हम 10.2 में कर चुके हैं। 10.1 हमें सब बच्चों को आती होगी। आज के लेक्चर का इख्तिताम हम इस दुआ से करते हैं कि ऐ अल्लाह, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरे जितने भी मेरे सुनने वाले हैं सदा सलामत रहें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आप सबको अता करे। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता करे। और जब आखिरी वक्त हो तो ज़ुबान पे कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन।